सरकार और किसानों के बीच में बातचीत का ये तीसरा दौर है। एंड इस टाइम के ऊपर जो एमएसपी की लीगल गारंटी है वो मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पे उठते हुए हमें देखने को मिलते हैं। पर काफ़ी लंबा ये प्रोटेस्ट भी चल सकता है अगर जो डिमांड्स हैं या फिर जो प्रोटेस्ट है वो समय के ऊपर ख़त्म ना हुआ। दोस्तों, डेट है आज की 15 फरवरी 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज विद रिगार्ड्स टू स्मार्ट ग्राम पंचायत, रेवोल्यूशन टुवर्ड्स डिजिटाइजेशन ऑफ ग्राम पंचायत। क्या है इसका अर्थ? देखिए, पहले ना मैं आपको पीएम वाणी स्कीम के बारे में थोड़ा समझा देता हूँ। अब देखो, आज से शायद आप लोग समझ ना पाओ, पर आज से कुछ टाइम पहले ना बहुत सारे एसटीडी, पीसीओस ये सब हुआ करते थे। आजकल तो सब किसी के पास मोबाइल फोन है तो किसी को भी कॉल करना बड़ा आराम से हो जाता है। पहले ना कई बार आपको फोन वगैरह करने के लिए एसटीडी पीसीओस हुआ करते थे। ठीक है, आजकल तो बहुत कम हो चुके हैं। आप लोगों ने मूवीज के अंदर ये सब चीजें बहुत ज्यादा देखी होंगी। अब एसटीडी पीसीओ के माध्यम से आप क्या करते थे? आप कॉल कर पाते थे। इसी तरह से इन अ सिमिलर मैनर हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हर गांव हर एरिया में प्रॉपर वाईफाई पहुंचे। जैसे एसटीडी पीसीओ वाले बूथ होते थे ना, हम चाहते हैं कि ऐसे वाईफाई बूथ्स हम पूरे इंडिया में अलग अलग जगह पे हों। इसी स्कीम का नाम क्या है? पीएम वानी स्कीम। मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो कोई एक पर्सन है, मान लो ये चाय बेचने वाला है आपके एरिया के अंदर, या फिर किराने की दुकान है इस बंदे की, या फिर कोई छोटा मोटा दुकानदार भी है। वो अपनी दुकान के ऊपर क्या कर सकता है? वो एक पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट बनवा सकता है। ठीक है। एंड जो भी यहाँ पे इस दुकान पे कस्टमर आएगा उसको ये कुछ पैसा चार्ज करके अकॉर्डिंगली इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। इससे पता क्या होगा? पूरे इंडिया में कहीं ना कहीं हम नोटिस करेंगे वाईफाई का जो रेवोल्यूशन है वो पूरे इंडिया में फैल जाएगा। पूरे इंडिया में कनेक्टिविटी हो जाएगी। जितना भी रिमोट लोकेशन क्यों ना हो, वहां पर भी आपको इंटरनेट मिल जाएगा बहुत ही कम पैसे के अंदर। डू यू गेट द पॉइंट? तो सिमिलर टाइम में जैसे आज से 15 साल पहले शायद एसटीडी पीसीओस होते थे, अब उसी तरह से हम कहीं ना कहीं ये वाईफाई की तरफ यहाँ पे हम मूव करें ताकि सबको यहाँ पे एक इस तरह से इंटरनेट का प्रॉपर एक्सेस मिल पाए। इसी स्कीम का नाम क्या है? पीएम वानी, दैट इज वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। ध्यान रखना, हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है, बेसिकली इसके अंतर्गत जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन आता है, वो यहाँ पे इस चीज को देखता है। इसने यहाँ पे इसको लॉन्च किया है। यहाँ पर होगा क्या कि इंडिया में अलग अलग एरियाज में, स्पेशली रूरल एरियाज में जहां पर इतना अभी इंटरनेट नहीं पहुंच पाया, वहां पर भी हम ये चीज प्रोवाइड कर पाए। तो ये जो चीजें होंगी ना, इनको बोला जाएगा पीडीओ। ये जो किराने का वाला बंदा, या जो छोटा मोटा दुकानदार हो गया, या फिर चाय बेचने वाला हो गया, ये क्या होंगे? ये पीडीओ बोलेंगे इनको, पब्लिक डेटा ऑफिस। ठीक है, यही वाईफाई हॉटस्पॉट एस्टेब्लिश करेंगे एंड अकॉर्डिंगली इंटरनेट यूजेज देंगे। ऑन द अदर हैंड, इन सब के ऊपर होगा, पीडीओस के ऊपर होगा एक पीडीओए, दैट इज पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर। ये इन पीडीओस को अकाउंटिंग सर्विसेज और ऑथराइजेशन देगा। फिर साथ साथ इसमें एक ऐप प्रोवाइडर भी होगा, जिसके अंतर्गत क्या होगा? इस ऐप के अंदर जितने भी आपके एरिया के अंदर हॉटस्पॉट होंगे, आपको वो सारे यहाँ पर दिखते रहेंगे। तो जैसे एज अ यूजर, मान लो मैं किसी दुकान पे गया, मैं उसको बोलता हूँ भाई वाईफाई चाहिए, तो इस ऐप के माध्यम से मैं देख पाऊंगा मेरे आसपास कहाँ कहाँ पे वाईफाई हॉटस्पॉट है, एंड वहां जाकर छोटी सी पेमेंट कर कर मैं उसको यूज कर पाऊंगा। मान लो आपको मैं बताता हूँ, जैसे मान लो मुझे 100 MB यूज करना है, तो मान लो मुझे 5 रुपए देने पड़े। तो इस तरह से छोटे छोटे रुपीज के माध्यम से हम ये चीज कर पाएंगे। और एक सेंट्रल रजिस्ट्री होगी जहां पर इन सबका डेटा प्रॉपरली यहाँ पे मेंटेन किया जाएगा। इसका बेनिफिट आप समझ गए होंगे, रूरल एरियाज के अंदर इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ेगी एंड अकॉर्डिंगली ये जो आपके दुकानदार हैं ये भी कहीं ना कहीं अपनी एडिशनल इनकम यहाँ पे जनरेट कर पाएंगे एंड डिजिटल इंडिया का जो सपना था उसको हम पूरा कर पाएंगे। ये है पीएम वानी स्कीम। अब यहाँ पर बात आते हैं मुद्दे की कि स्मार्ट ग्राम पंचायत ये है क्या। देखो, एक्चुअली हमारे जो रोड डेवलपमेंट पंचायती राज मिनिस्टर है ना, उनके द्वारा यहाँ पर ये प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया गया है। इसके माध्यम से इन्होंने ये जो प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किया, ये किया बिहार के बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और यहाँ पर ये पापरोर ग्राम पंचायत है इसके अंदर। अब यहाँ पर ये पहला डिस्ट्रिक्ट ऐसा बेगूसराय बनेगा जहां पर सभी ग्राम पंचायत को वाईफाई सर्विसेज के साथ कनेक्ट किया जाएगा। और इसी चीज को हम क्या बोल रहे हैं? स्मार्ट ग्राम पंचायत। ठीक है ना, कि जहां पर हमारे पूरे एरियाज में यहाँ पे प्रॉपर वाईफाई होंगे, सबको यहाँ पे ये चीज मिल पाएगी। तो पंचायती राज जो डिपार्टमेंट है और साथ साथ बीएसएनएल ने मिलके ये सब पर्टिकुलर चीज को यहाँ पे इंप्लीमेंट करवाने की यहाँ पे कोशिश करी है। आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे। तो ध्यान रखने वाली बात यह है, जो पीएम वानी स्कीम है ना, ये तो आती है मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के अंतर्गत, पर ये जो स्मार्ट ग्राम पंचायत का ओवरऑल विजन है वो आ जाता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंदर। आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी, किस तरह से हम अलग अलग ग्राम पंचायत तक ये पहुंचाने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। एंड इससे
कहीं ना कहीं हमारा जो ग्रामीण भारत है वो भी इंक्लूसिव और एम्पावर्ड बन पाएगा, और शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में जो डिवाइड है वो डिवाइड को हम काफी हद तक ब्रिज कर पाएंगे। तो दोनों चीजों का ध्यान रखिएगा, पीएम वानी का भी एंड दूसरी और स्मार्ट ग्राम पंचायत का भी। राइट, नेक्स्ट टॉपिक है। चलने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए दोस्तों, हमारा जो रिग्रेस प्रीलिम्स प्रोग्राम 2.0 है वो स्टार्ट हो रहा है 19 फरवरी से। अब जैसे जैसे आपका प्रीलिम्स नजदीक आता जा रहा है, 26 मई को आपका प्रीलिम्स है, एंड इवन कल यूपीएससी के द्वारा नोटिफिकेशन भी दे दी गई है कि आपके एग्जाम के रिगार्डिंग आप उसको फिल भी कर सकते हो। उसके रिगार्डिंग हमारे चैनल पे एक वीडियो भी है, उसको भी आप देख पाओगे। तो हमें अपनी तैयारी को और सुदृढ़ करने के लिए जरूरत ये है कि हमारी अच्छी खासी एक प्रैक्टिस हो, एंड इसी वजह से जो आरपीवी 2.0 है ये इंश्योर करेगा कि रोज आप 40 जनरल स्टडीज के क्वेश्चन एंड 20 आप सीसेट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो होगी ही, साथ साथ जीएस का पेपर डिस्कशन भी होगा, जिसके माध्यम से आप अपनी गलतियों को पहचान पाएंगे। एग्जाम के अंदर आंसर तक कैसे पहुंचना है वो सारी टेक्निक्स यहाँ पे फैकल्टी के द्वारा डिस्कस भी करी जाएंगी। साथ ही साथ आपको उड़ान की बुकलेट्स भी यहाँ पे मिल जाएंगी, एंड सीसेट क्लासेस का कंप्लीट एक्सेस आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप सीसेट को बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो। दोस्तों ये जो कोर्स है ये स्टार्ट हो रहा है 19 फरवरी से। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने आपके लिए लिंक डाल दिए हैं। ध्यान रखिएगा कि ये जो आपके कोर्सेज है ना, ये आपका ऑनलाइन तो आप एक्सेस कर ही सकते हो, बट एट द सेम टाइम ऑफलाइन में आप करोल बाग, मुखर्जी नगर, पटना एंड लखनऊ यहां से भी आप इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, इट इज काजी नींबू। देखो जैसे हम बोलते हैं ना कि नींबू की बात करते हैं, ये दरअसल में असम के अंदर आपको एक नींबू ही देखने को मिलेगा। डू यू गेट द पॉइंट? तो क्या है ये? दिस इज असम गवर्नमेंट ने इस पर्टिकुलर फ्रूट को स्टेट फ्रूट डिक्लेयर कर दिया है, समझे? तो इसको असम लेमन के नाम से भी जाना जाता है, एंड इवन इसको 2019 में जीआई टैग असम का भी मिल चुका है। ये आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में वैसे तो मेजरली मिल जाएगा सभी स्टेट्स के अंदर, नॉर्थ ईस्टर्न के अंदर, बट असम के अंदर मेजरली आपको ये देखने को मिल जाता है। अब देखो है तो जैसे बाकी लेमन होते हैं उसी की तरह है, पर इसके कुछ ना बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे अगर मैं बात करूं, इसके अंदर अच्छा खासा आपको विटामिन सी, आपको फाइबर देखने को मिल जाएगा, और एक्चुअल में ना हमारी बॉडी के अंदर कुछ फ्री रेडिकल्स होते हैं। फ्री रेडिकल का अर्थ क्या? बेसिकली कुछ अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारे सेल्स को कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, एंड उन सेल्स को डिस्ट्रॉय करने की वजह से कई बार हमारी बॉडी में कैंसर, हार्ट डिजीजेस, स्ट्रोक या एजिंग, ये सब चीजें हो सकती हैं। तो जो ये जो नींबू की मैं बात कर रहा हूँ ना, इसके अंतर्गत होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं? एंटीऑक्सीडेंट हमारे सेल्स को इन फ्री रेडिकल से डैमेज होने से बचाते हैं, एंड अकॉर्डिंगली क्या होता है, हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो बढ़िया हो जाता है, एंड हमारे जो बीमारियां हैं वो हमें कम लगती हैं। इसके साथ ही साथ डाइजेशन में भी हेल्प करता है आपको ये काजी नींबू, एंड इंटरनेशनल मार्केट में भी अच्छी खासी डिमांड है, तो हम डेफिनेटली इस चीज को एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे यूएई, यूनाइटेड किंगडम, इन सभी कंट्रीज के अंदर। बाकी डेफिनेटली खाने का अच्छा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है असम का, जैसे वहाँ के अचार हो गया, वहाँ की करीज हो गया, उनके अंदर इसको यूज किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, असम गवर्नमेंट ने काजी नींबू को यहाँ पे स्टेट फ्रूट डिक्लेयर कर दिया है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज लॉ कमीशन रिपोर्ट्स ऑन एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897। इसके ऊपर आते हैं कि क्या इस रिपोर्ट है, पर पहले ना आप थोड़ा फर्क समझो। देखो एक होता है एंडेमिक, एक होता है एपिडेमिक, एक होता है पेंडेमिक। सर फर्क क्या है तीनों में? देखो एंडेमिक ऐसे डिजीज को बोलते हैं जो मान लो कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट है एक सर्टेन पॉपुलेशन या रीजन के अंदर। मान लो मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, जैसे मान लो कोई बीमारी है वो इस रीजन के अंदर है पर बहुत ही कम लोगों के अंदर है, ठीक है ना? कुछ कुछ टाइम के बाद यहाँ पे छोटे मोटे मतलब एरियाज में कुछ छोटी पॉपुलेशन के ऊपर उसका इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है? फिर अगर मान लो एपिडेमिक की अगर मैं बात करूं, एपिडेमिक में क्या होता है, अचानक से बहुत तेजी से केसेस बढ़ने लग जाते हैं। ये जो येलो दिखा रहा है ना, ये येलो दिखा रहा है कितनी डेंसिटी है वहां पे, कितने ज्यादा लोगों को इफेक्टेड है वो डिजीज। तो अगर मान लो अचानक से बहुत तेजी से एक जगह के अंदर इस पर्टिकुलर डिजीज का प्रकोप बढ़ने लग जाता है, उनको ऊपर फैलने लग जाती है, तो उसको बोल जाते हैं हम एपिडेमिक। पर अगर यही सेम चीज पूरी धरती में अक्रॉस द कॉन्टिनेंट फैलने लग जाती है बहुत ज्यादा तेजी से, उसको हम बोल देते हैं पेंडेमिक। समझे? तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एंडेमिक, एपिडेमिक एंड पेंडेमिक। तो ये बात तो सर समझ आ गई। एपिडेमिक का अर्थ क्या होता है वो तो हम समझ गए हैं। अब एक्चुअल में पता क्या हुआ है, हमारे यहाँ पे एक एक्ट है, एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897, ठीक है? अब ये एक्ट देखो, आप खुद सोच पाओगे कि सर 1897 का एक्ट है, इतना लंबे टाइम से एक्ट है, इसके क्या फीचर्स हैं? इस पर्टिकुलर एक्ट में ये चीज लिखा गया है कि जो उस टाइम का, देखो 1897 ऑब्वियसली कॉलोनियल एरा एक्ट बन गया, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट्स को पावर दी गई है कि अगर मान लो कोई भी एपिडेमिक आ जाता है, उस एपिडेमिक के स्प्रेड को रोकने के लिए
स्टेट गवर्नमेंट्स के पास पावर है कि जो भी वो करना चाहे वो अकॉर्डिंगली कर सकती हैं। समझे इस बात को? जैसे एग्जांपल समझो, जब मुंबई में बुबोनिक प्लेग आया था उस टाइम के ऊपर, कॉलोनियल टाइम्स के ऊपर, तब यहाँ पे इसको इनेक्ट किया गया था ताकि कहीं ना कहीं इस एपिडेमिक डिजीज के स्प्रेड को हम यहाँ पर रोक पाएं। अब डेफिनेटली देखो इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट आपको सेक्शंस देखने को मिल जाएंगे जो कि हमें मदद करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सेक्शन 2 हमें बताता है किस तरह से स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन ले सकती हैं। सेक्शन 3 के अंदर पेनल्टीज है। सेक्शन 4 के अंदर लीगल प्रोटेक्शन है जो भी ऑफिसर्स इस पर्टिकुलर एक्ट को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक्ट तो इस तरह से है, पर आप एक बात नोटिस करो कि जब मैं बात करता हूँ इस एक्ट की, तो जब ये एक्ट बना था 1897 के अंदर और आज हम 2024 में हैं, बहुत सारी अलग अलग चीजें हो चुकी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ जगह पे ऊपर इस एक्ट में ना हमें प्रॉपर पावर डिस्टिंक्शन नहीं है। कहने का मतलब क्या कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, स्टेट क्या करेगा, आपकी लोकल अथॉरिटीज क्या करेंगी एंड उनके क्या मेजर होने चाहिए, इसके रिगार्डिंग कंप्लीट हमारे पास इस पर्टिकुलर एक्ट के अंतर्गत पावर डिमार्केशन नहीं है। प्लस एट द सेम टाइम इस पर्टिकुलर जो एपिडेमिक डिजीज एक्ट है ना, यहाँ पर ना प्रिवेंशन की कोई बात नहीं करी गई। यहाँ पर बात करी गई है कि अगर मान लो एक बार एपिडेमिक बन जाता है फिर इसको क्या करेंगे, इसका प्रिवेंशन या लॉन्ग टर्म प्लान इस पर्टिकुलर एक्ट में कुछ भी नहीं है। प्लस एट द सेम टाइम अगर हम बात करें तो लोगों को कितना कंपोजिशन मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो चीजें हैं ही नहीं। और जैसी आजकल मेडिकल नॉलेज है उस हिसाब से ये चीज इस एक्ट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। तो लॉ कमीशन ने बोला यार ऐसे तो बात नहीं चलेगी। उन्होंने कुछ चीजें बताई हैं जो हम इस एक्ट को ठीक कर सकते हैं ताकि आने वाले टाइम्स या जो करंट टाइम्स है उसको ये बेटर रिफ्लेक्ट कर पाए। ठीक है ना। इन्होंने यहाँ पर एक प्रॉपर एपिडेमिक प्लान की बात करी है एंड साथ ही बात की है कि हमें प्रिवेंशन के ऊपर भी यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा। फिर एट द सेम टाइम पहले प्रिवेंशन के ऊपर फोकस कर दिया, फिर इंटर स्टेट स्प्रेड ना हो, एक स्टेट से दूसरी स्टेट कैसे ना स्प्रेड हो, एंड तीसरे केस में अगर हम मान लो कि डिजीज बहुत इन्फेक्शियस हो जाती है उसके लिए हमारे पास क्या प्लान होने चाहिए। इन्होंने इस तरह से टोटल 3 स्टेजेस का प्लान यहाँ पे सजेस्ट किया है। किसके द्वारा? आपके लॉ कमीशन के द्वारा। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये लॉ कमीशन क्या है। दोस्तों लॉ कमीशन हमारे देश की नॉन स्टैट्यूटरी एग्जेक्टिव बॉडी है। ठीक है ना, बेसिकली किसी लॉ से नहीं बनी। ये क्या है? एग्जेक्टिव बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। काम क्या होता है इसका? काम होता है लीगल रिफॉर्म्स को सजेस्ट करना। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1834 के अंदर पहली बार। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अलग अलग चीजों के ऊपर, जैसे अभी जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड था, ठीक है ना, डिस्कशन में बहुत ज्यादा था, तो लॉ कमीशन की यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर भी रिपोर्ट है जिसके अंदर उन्होंने बात करी है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाना है तो कैसे लाया जा पाए। उसी तरह से आईपीसी अमेंडमेंट 2013 में, या हिंदू मैरिज एक्ट हो गया, होमोसेक्सुअलिटी की डीक्रिमिनलाइजेशन की रिपोर्ट हो गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये सारे अलग अलग इस तरह से कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन हमें आपके लॉ कमीशन के द्वारा देखने को मिल जाते हैं जो कि हमारे लॉस को स्टडी करता है, उनमें क्या बदलाव लाने हैं, क्या चेंजेस लाने हैं, वो सारे यहाँ पे इस तरह से आपके लॉ कमीशन के द्वारा बताए जाते हैं। आई होप ये लॉ कमीशन वाला मुद्दा भी आपको अच्छे से क्लैरिटी मिल गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं अगले नजूल लैंड के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों पिछले दिनों के अंदर आप जानते होंगे कि उत्तराखंड के हल्द्वानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर काफी ज्यादा वायलेंस हमें देखने को मिली। अब दरअसल में ना ऐसा बताया जा रहा है कि जो वायलेंस हुई या फिर वो क्यों हुई, उसके पीछे का कारण था कि एक डेमोलेशन, जो मतलब होता है ना कि जो ऐसे एरिया के ऊपर आपने कंस्ट्रक्शन कर रखी है जो कि परमिटेड ना हो, ठीक है ना, तो वहां पर जो कंस्ट्रक्शन थी उसको यहाँ पे हटाया जा रहा था, डिमोलिशन किया जा रहा था। एंड एक्चुअली बताया जा रहा था कि एक मदरसा था जो कि नजूल लैंड के ऊपर बना था। अब ये इस वजह से नजूल लैंड बहुत बार न्यूज में आ चुकी है पिछले कुछ दिनों के अंदर। तो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये नजूल होता क्या है। देखो नजूल लैंड ना एक ऐसी जमीन होती है जो होती तो सरकार की ही है, पर सरकार उसको डायरेक्टली एडमिनिस्टर नहीं करती। क्या मतलब इस चीज का? इसका मतलब ये है कि सरकार ने वो जो जमीन है ना वो लीज पे दे रखी है किसी को। जैसे फॉर एग्जाम्पल हो सकता है वो 15 साल के लिए या 15 से 99 साल के बीच में कोई भी टाइम पीरियड के लिए उसने सरकार ने वो जो जमीन है लीज पे दे रखी है, तो इस वजह से वो डायरेक्टली उसको यहाँ पर एडमिनिस्टर नहीं करती। एंड अगर मान लो टाइम कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आप अपनी लीज को रिन्यू भी करवा सकते हो। ये होता है नजूल का। कहने का अर्थ क्या कि सरकार की जमीन है पर सरकार उसको डायरेक्टली एडमिनिस्टर नहीं कर रही, उसने किसी जमीन किसी को यहाँ पे लीज के ऊपर दे रखी है, ऐसी जमीन को बोलते हैं नजूल लैंड। और ये नजूल लैंड का कॉन्सेप्ट कोई आज से नहीं आया, ये तो ब्रिटिशर्स के टाइम से चला आ रहा है। जो किंग्स एंड किंगडम्स होते थे, जो कि मान लो जिसने मान लो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट किया, ठीक है, तो ब्रिटिशर्स अक्सर उनकी यहाँ पे जमीन ले लेते थे। तो कहीं ना कहीं इस वजह से काफी सारी लैंड उनके पास आती गई ब्रिटिशर्स के पास। एंड अकॉर्डिंगली जब भारत देश आजाद हो गया तो ब्रिटिशर्स ने इन लैंड्स को एक तरह से विकेट कर दिया। और ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूं आपके जो किंग्स एंड किंगडम्स, उनके पास तो प्रॉपर जमीन जायदाद थे ही नहीं,
तो इन ऐसी लैंड्स को ना उस टाइम के ऊपर नजूल लैंड्स बना दिया गया कि बेसिकली आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट्स होंगी वो यहाँ पर उनके कंट्रोल के अंदर होंगी, उनकी ओनरशिप होगी, पर एडमिनिस्टर वो नहीं करेंगे। ठीक है ना। तो गवर्नमेंट जो होता है ना, जनरली ऐसा देखा गया है कि अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पर आपके स्कूल्स बनाने के लिए, हॉस्पिटल्स, ग्राम पंचायत की अलग अलग बिल्डिंग्स, इनके लिए नॉर्मली हम यूज कर लेते हैं। ऑन द अदर हैंड इनको और पर्पसेस के लिए भी यूज किया जाता है। बेसिकली आपने अलॉट कर दिया तो अकॉर्डिंगली उसके ऊपर जो लीज जिसको दी गई है अकॉर्डिंगली वो चीजें अलग अलग तरह की कंस्ट्रक्शन यहाँ पे करवा सकता है। अगर हम बात करें देखो इनके जो अलग अलग पर्पसेस होते हैं, कैसे इसको गवर्न किया जाता है, तो हमारे पास एक नजूल लैंड ट्रांसफर रूल्स 1956 है, जो कि यहाँ पे हमें इसका यूजेज हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है। तो बेसिकली मैंने आपको जो होमवर्क दिया था ना, आप अब समझ गए होंगे कि जो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे बोल रहा है कि नजूल लैंड को प्राइमरीली ओन कौन करता है, वक्फ बोर्ड, क्या ये बात ठीक है? नहीं, मैंने अभी बताया ना, वो ऑनरशिप कौन होती है, सरकार ही होती है, पर डायरेक्टली उसको एडमिनिस्टर नहीं करती। ऑन द अदर हैंड ये कह रहे हैं कि इट कैन बी अलॉटेड टू एनी एंटिटी ऑन लीज फॉर अ फिक्स पीरियड। बिल्कुल ठीक बात है, मैंने बताया 15 से लेकर 99 साल के बीच में कोई भी टाइम पीरियड के लिए इसको लीज किया जा सकता है। तो पहला गलत था, दूसरा आपका ठीक है, तो ऑप्शन बी 2 ओनली इसका सही आंसर बन जाएगा। एक और टॉपिक हमें डिस्कस करना है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट इज विद रिगार्ड्स टू एमॉक। देखो अगर तो आपकी ज्योग्राफी बहुत अच्छी है ना, तो आप बड़े आराम से इसको समझ जाओगे। एंड मैं एक्सपेक्ट करूंगा, देखो ज्योग्राफी भी थोड़ा टेक्निकल टॉपिक जरूर है, पर अगर आपकी क्लैरिटी है ना कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, तो यहाँ पर भी गलती बहुत कम होती है। मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो आप लोगों ने ना ओशियन करेंट्स के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा ज्योग्राफी के अंदर। अब होता क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं जैसे ये रहे आपके इक्वेटोरियल करंट्स, ठीक है ना। अब ये जो आपके करंट्स होते हैं ना, ओशियन करंट्स, इसके माध्यम से पता क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप नोटिस करो, ये आपका इक्वेटोरियल करंट ही था, फिर जब ये आपका नदर्न साइड पे गया, ये बन गया यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम, एंड अकॉर्डिंगली ये मूव करते हुए अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स के माध्यम से यहाँ पर इसकी डायरेक्शन और चीजें हमें देखने को मिलती हैं। बाकी डेफिनेटली देखो टेम्परेचर क्या होता है, क्या विंड की डायरेक्शन है, सैलिनिटी कितनी है, सारे कहीं ना कहीं फैक्टर डिटरमिन करते हैं इस तरह की जो मूवमेंट्स हमें देखने को मिलती है। अब एक चीज नोटिस करो, इन करंट्स के अंदर भी ना आपके कुछ होते हैं हॉट करंट, सॉरी वार्म करंट, एक होते हैं आपके कोल्ड करंट। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो गल्फ स्ट्रीम गया ना ऊपर वाली साइड, ये है वार्म करंट। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे आपका जो कैनरी करंट है, ये आपका कोल्ड करंट देखने को मिल जाएगा। अब इन करंट्स के माध्यम से आपका जो टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, या जो हीट का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो इंपैक्ट होता है। कहने का अर्थ क्या, मान लो कि अगर जैसे आपका जो, अगर मैं बात करूं आपके वेस्टर्न यूरोप की, अब वेस्टर्न यूरोप नॉर्मली बहुत ज्यादा गर्म होता है, ये बात आप जानते हो, सॉरी वेस्टर्न यूरोप नॉर्मली बहुत ज्यादा ठंडा होता है, राइट। पर कहीं ना कहीं इस गल्फ स्ट्रीम के चलने की वजह से, जहां पर ये जो कि वार्म करंट है, इस गल्फ स्ट्रीम की वजह से आपका जो वेस्टर्न यूरोप है यहां पर उतना ठंडा नहीं होता जितना एक्चुअली में इसका होना चाहिए था। तो इस तरह से आपके वार्म करंट के माध्यम से जो टेम्परेचर है, जो हीट है, वो कहीं ना कहीं इस तरह से मूव करती है, एंड आपके जो एरियाज बहुत ठंडे होने थे वो उतने ठंडे नहीं होते। उसी तरह से कैनरी करंट भी नीचे की तरफ हमें यहाँ पे एक कोल्ड करंट देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से ना टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिल जाता है इन करंट्स के माध्यम से। अब इसी के साथ एक लिंक्ड एक चीज है जिसको बोलते हैं हम एमॉक। अब ये क्या चीज है दोस्तों, दरअसल में होता क्या है ना, कि जैसे मैं आपको बता रहा था कि जैसे मान लो ये वार्म ऊपर गया और यहाँ पे इसने टेम्परेचर को इंपैक्ट किया, उसी तरह से यहाँ पर जो साहेल रीजन है, ठीक है, वहां पर भी बारिश कितनी होगी, ये बात भी आपके ओशन करंट्स ही डिटरमिन करते हैं। वो किस तरह से, मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपके जो ग्लेशियर्स हैं नदर्न हेमिस्फीयर में, अगर मान लो ये बहुत ज्यादा तेजी से मेल्ट होते हैं, अब क्योंकि मेल्टिंग इनकी बहुत ज्यादा तेजी से हो रही है, मेल्ट होने की वजह से क्या होगा, मेल्ट होने की वजह से जो फ्रेश वाटर है वो यहां पर हमें एड ऑन होता हुआ देखने को मिल जाएगा। फ्रेश वाटर आने की वजह से क्या होगा, कहीं ना कहीं आपका जो आपके जो पानी की जो सैलिनिटी है, वो सैलिनिटी में रिडक्शन देखने को मिल जाएगी। और जब सैलिनिटी में हमें एक तरह की रिडक्शन देखने को मिलती है, उस वजह से आपके जो पानी है वो सिंक कम होता है। पानी सिंक कम होगा तो अकॉर्डिंगली जो आपका कोल्ड करंट था वो नीचे कम आएगा, नीचे कम आएगा तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा आपका हीट का जो बजट था, जिस तरह से हीट ट्रांसफर हो रही थी, वो हीट ट्रांसफर कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, एंड हमें दुनिया भर में जो टेम्परेचर्स हैं उनमें एक बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। फॉर एग्जांपल साहेल रीजन में हो सकता है बारिश बहुत कम हो जाए, एंड अकॉर्डिंगली बाकी एरियाज में भी इश्यूज हमें देखने को मिल सकते हैं। यूरोप हो सकता है उतना यहाँ पे जितना ठंडा होना था उससे भी हो सकता है ज्यादा ठंडा हो। तो ये जो ओशियन करंट्स होते हैं ना, कहीं ना कहीं इसके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट आ जाता है। तो इसको बोलते हैं एमॉक के अंदर चेंजेस होना। अगर तो एमॉक देखो फास्ट हो जाता है, ठीक है, या फिर रेदर आई शुड से जो मैंने अभी एग्जांपल दिया वो था एमॉक के स्लो होने का।
जो मैं आपको बता रहा था ना कि अगर मान लो ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा होती है तो कहीं ना कहीं एमॉक स्लो हो जाएगा। एमॉक स्लो होने की वजह से नेगेटिव इंपैक्ट आपके वेस्टर्न यूरोप के ऊपर पड़ेगा, वो ठंडा हमें देखने को मिलेगा एंड बाकी एरियाज में भी हमें इश्यूज देखने को मिल जाएंगे। एक चीज हमें और देखने को मिल रही है एमॉक के साथ ही, वो है आपका इंडियन ओशन के बारे में। देखो इंडियन ओशन यहाँ पर है, अगर मान लो इंडियन ओशन में वार्मिंग बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत तेजी से गर्म हो रहा है इंडियन ओशन, तो इस वजह से क्या होगा, जहां पर गर्मी ज्यादा होती है वहां पर क्या होता है, लो प्रेशर आ जाएगा। लो प्रेशर होने की वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पे बारिश ज्यादा होती है इंडियन ओशन के ऊपर। इंडियन ओशन के ऊपर बारिश ज्यादा होगी तो आपकी विंड्स यहाँ पे अट्रैक्ट हो जाएंगी, पर अटलांटिक ओशन वाले रीजन के अंदर ना कम बारिश होगी। कम बारिश हुई तो कहीं ना कहीं क्या बढ़ जाएगा, यहाँ पे आपकी सैलिनिटी इंक्रीज हो जाएगी, एंड सैलिनिटी इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, आपका जो वाटर होगा वो नीचे ज्यादा जाएगा, एंड कहीं ना कहीं अकॉर्डिंगली यहाँ पे ये जो प्रोसेस है ये फास्टर होता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो यूरोप में हो सकता है उतनी फिर ठंड ना पड़े, क्योंकि ये प्रोसेस फास्टर हो चुका है। जो आपके वार्म करंट्स थे वो आपके वेस्टर्न यूरोप तक पहुंच रहे हैं, एंड अकॉर्डिंगली आपका साहिल रीजन में भी ठीक ठाक आपको चीजें देखने को मिल जाएंगी। तो ये कुछ प्रोसेस होता है एमॉक का। अभी यहाँ पे हमारे पास सामने कंडीशंस क्या है, ऐसा बताया जा रहा है कि 2025 से लेकर 2095 के बीच में एमॉक कोलैप्स कर सकता है। और आप समझ जाओ कि अगर एमॉक कोलैप्स कर गया तो क्या हो जाएगा, ये जो पूरा मैं प्रोसेस आपको समझा रहा था ना, ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे नहीं होगा। ये जो वार्म वाटर का ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है ना, एंड कहीं ना कहीं किस तरह से वो सदन वार्ड फ्लो होता है, ये सारे इश्यूज हमें, ये सारी चीजें नहीं होंगी, एंड टेम्परेचर उस तरह से रेगुलेट नहीं हो पाएगा अगर ये सारी चीजें देखने को मिली, एंड ग्लोबली इसके क्लाइमेट इंपैक्ट्स बहुत हैवी हो जाएंगे। आई होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा, थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक था पर आप डेफिनेटली इसको देख सकते हैं। तो ये जो आपके सामने सवाल था, ये देखो एमॉक की जो बात कर रहा था कि एमॉक की वजह से आपके जो क्लाइमेट है यूरोप का और नदर्न अमेरिका का, ये मॉडरेट हो जाता है। बिल्कुल ठीक बात है, मैंने आपको एग्जांपल से समझा ही दिया। और दूसरे स्टेटमेंट की बात कर रहा है कि यहाँ से वार्म ओशन वाटर ट्रॉपिक से मूव करता है नदर्न अटलांटिक ओशन बेसिन तक, ये बात भी अपने आप में बिल्कुल करेक्ट है। तो दरअसल में ऑप्शन ए बोथ आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिल जाएगा। कल जो होमवर्क दिया था उसका आंसर बता देता हूं। जैसे वेमर ट्रायंगल की बात करें तो फ्रांस, जर्मनी एंड रशिया नहीं, यहाँ पर फ्रांस, जर्मनी एंड पोलैंड के द्वारा इसको यहाँ पे फॉर्म किया गया था, तो पहला स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। लॉ कमीशन आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ये एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थी। डिप्टी पीएम की पोस्ट सबसे पहली बार सरदार वल्लभ भाई पटेल जी द्वारा होल्ड की गई थी, दिस इज इंडीड करेक्ट। और लिम्फेटिक फेरियसिस मैंने आपको कल समझाया था, ये स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पे सही बन जाएगी। सर आज का होमवर्क क्या रहेगा, आज का आपका होमवर्क रहेगा ये पर्टिकुलर 3 स्टेटमेंट्स का आंसर मुझे आप नीचे बताओगे कि इनमें से आपके हिसाब से कौन सा ठीक है एंड कौन सा गलत है। उसके अलावा एमसीक्यूज के फॉर्म में आंसर आपका क्या रहेगा कि रशिया के साथ किस किस चीज का लैंड बॉर्डर यहाँ पे टच होता है, इसका आंसर भी मुझे आप नीचे कमेंट्स पे बताओगे। एंड दूसरा होमवर्क रहेगा यूआपा के रिगार्डिंग, बहुत बार डिस्कस किया हुआ है, एक बार इसको डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा। देखो एमॉक वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मुझे पता है टेक्निकल था, बट अगर आपको नहीं भी समझ आया प्लीज एक बार दोबारा से वीडियो पीछे करके आप देख लीजिएगा, तो आई होप आपको वो चीज भी समझ आ जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीडब्ल्यू ओनली ऑफिशियल में जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो एंड अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। सो इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।